और जो आपको जो केस मिलता है वो ज़ाहिर फिक्शनल होता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है किसी भी मैटर पर, फिर उस पर आपको केस प्रेजेंट करना होता है। अब प्रेजेंट करने के लिए भी आप रील में भी यही करते हैं ना कि अगर आप कोई केस है तो प्लान्ट बना रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट बना रहे हैं, यही होता है ना। तो इसमें भी आप जो है दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पर ये है कि वहाँ रियल में ये होता है आप एक साइड के कोई वकील हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको केस मिलता है तो आपने दोनों साइड से प्लीडिंग्स बनानी होती है और उनको प्रेजेंट करना होता है जज, ठीक है। और यहाँ ये होता है कि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हमेशा दो साइड से होता है, और साथ जनरली ये है कि आपकी टीम जो होती है वो 3 बंदों की होती है। नेशनल मूड्स में तो ये होता है। इंटरनेशनल मूड्स कुछ ऐसे हैं जिसमें 5 पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं किसी भी एक मूड की टीम के। तो हर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिटन पार्ट होता है और एक ओरल पार्ट होता है। तो रिटन पार्ट में ये होता है जब आप किसी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपको एक मूड प्रॉब्लम देते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस कहते हैं, ठीक है। उनके लिए फिर वो आपको एक डेडलाइन देते हैं कि इस पर आपने जो मेमोरियल सबमिट करवाने यानी कि रिटन प्लीडिंग्स, उनकी एक डेडलाइन देती है जो कि आपने दोनों साइड से करानी होती है। अगर कोई आपका ऐसा मैटर है जो पिटिशन है तो फिर आपकी पिटिशनर साइड से और रिस्पोंडेंट साइड से होता है। इसी तरीके से जो है वो आपका प्लेंटिफ और डिफेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बस वही वाली बात कि आपने दोनों साइड के मेमोरियल्स बनाने और एक जो डेडलाइन दी है उसमें आपको सबमिट करना। फिर जब आप उसे सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, वो है ओरल प्लीडिंग्स का, ठीक है। तो आई सपोज कि आप सबके पास पीडीएफ है, अनिल ने सेंड किया होगा ग्रुप में सेंड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है, वरना मैं प्रोजेक्टर पर ही बता दूँ। सेकंड वाला अच्छा, जब तक थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का फायदा क्या है। क्योंकि आपसे बहुत से जैसे मैं देख रही हूँ जिसने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, तो व्हाई शुड वी पार्टिसिपेट इन अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। पहली बात तो ये कि जैसे मैं अभी कह रही थी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रहता है कि एज अ लॉ स्टूडेंट भी आप कैसे केस को प्रेजेंट करना है आपने। तो उसके साथ साथ इसमें आपके रिसर्च स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको एक प्रॉब्लम मिलती है तो उस पर आप लॉस देखते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके साथ साथ आपकी रिटन स्किल्स भी अच्छी होती है जब आप मेमोरियल को लिखते हैं, ठीक है। और जब आप ओरल प्लीडिंग्स करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, जैसे एडवोकेसी स्किल्स भी हम कह सकते हैं कि आपको किस तरीके से एक परसुएसिव एक आर्गुमेंट पेश करना है। उसके साथ आपको टीम मैनेजमेंट आती है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि जनरली 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपकी, जब आप टीम रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे मैंने अपनी टीम मैनेज करनी है। उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया अभी कि एक डेडलाइन दी जाती है जिसमें आपने मेमोरियल सबमिट करवाना होता है लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी ओरल प्लीडिंग्स होती है तो उसमें भी आपके पास टाइम लिमिट होती है कि एक स्पीकर ने ये जो 2 इशूज़ हैं या जितने भी इशूज़ उसने लिए इतने टाइम में ख़त्म करना है लास्ट में। तो इससे क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी पॉलिश होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप सबको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो स्कीम ऑफ द सेशन जो आज की हमारी ये है, जो मैं सेशन ले रही हूँ वो फर्स्ट पार्ट पर है, जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन का है वो रिटन प्लीडिंग्स का। तो मैं आज लीगल रिसर्च और मेमोरियल राइटिंग पर बात करूँगी, और इसके अलावा जो ओरल प्लीडिंग्स पर है ना जो है वो आपको सेशन देंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे लीगल रिसर्च क्या है, मोड्स, उसके सोर्सेज, और कुछ आपके साथ मैं वेबसाइट शेयर करूंगी जो पाकिस्तानी, अगर आप लॉ पर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए। जो लीगल रिसर्च का टॉपिक है ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए हो, लीगल रिसर्च वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई पेपर भी लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल वगैरह, तो उसमें भी आप लीगल रिसर्च के काम आ सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ वेबसाइट शेयर करूंगी जो पाकिस्तानी भी हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉ की वेबसाइट्स भी शेयर कर लूँगी। उसके साथ साथ एक लेजिस्लेशन को, यानी कि जो लॉज हैं इनके लॉज, उन्हें कैसे एवेल्युएट करना चाहिए, कैसे असिस्ट करेंगे, इसी तरह प्रेसिडेंट्स को वो भी हम देखेंगे। और बाद में हम कुछ लास्ट में कुछ गूगल सर्च ट्रिक्स देखेंगे। वो जो है मेरे ख्याल में अगर प्रोजेक्टर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी सेशंस दिए ऑनलाइन लिए, पहली दफ़ा मैं कोई फिजिकल सेशन कंडक्ट कर रही हूँ। तो लेकिन अगर प्रोजेक्टर होता जब भी हेल्पफुल रहता है कि मैं आपको डायरेक्ट बता सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि अभी भी बता पाऊँ। उसके अलावा जो हमारा सेकंड होगा वो है मेमोरियल राइटिंग पर। तो हम इसमें देखेंगे मेमोरियल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे मेमोरियल को लिखने की, कुछ रूल्स, उसके बाद हम रिकैप करेंगे। तो ये हमारा पूरा सेशन होगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज लीगल रिसर्च।
रिसर्च अगर हम मूड से रिलेटेड अपनी बात को रखें तो वो ये है कि आपके एट हैंड कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लॉस को ढूंढ रहे हैं, उससे रेलिवेंट जो मटेरियल ढूंढ रहे हैं, उसे हम लीगल रिसर्च करेंगे। अच्छा, हमें रिसर्च करने की जरूरत कब पेश आती है? जनरल अगर हम बात करें, रिसर्च हम कब करते हैं? रिसर्चर्स कौन होते हैं? रिसर्च हम तभी करते हैं जब कोई गैप होता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, यही होता है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो रिसर्च की अगर बात आए तो क्या है, कोई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। जी, आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल नाउ? अच्छा, तो अब मेरी बात आ रही है, ठीक है। ये जो इको वाली है ना, पता नहीं अजीब सी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे लीगल रिसर्च या रिसर्च करने की जरूरत कब आती है? वो तब जब कोई भी प्रॉब्लम एट हैंड आपके पास है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको हम लीगल रिसर्च कहते हैं। जनरल अगर हम पॉइंट देखें, क्योंकि अगर आप कभी कोई पेपर भी लिखते हैं, कहीं पेपर, अगर कभी पेपर पर कोई सेशन करना हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक पेपर पब्लिश किया है, उसके अलावा अभी भी मैं एक लिख रही हूँ कॉन्फ्रेंस में पेश करने के लिए, तो उस पर भी हम कभी बात कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या, जब भी कोई क्वेश्चन एट हैंड है, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम, आपको मूड प्रॉब्लम दी गई है या जो भी इश्यूज हैं, उनमें लास्ट में इश्यूज बताए जाते हैं। मूड प्रॉब्लम में होता यह है कि पूरे फैक्ट्स बताते हैं कि केस में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके बाद लास्ट में आपको इश्यूज बता देते हैं कि मसला है क्या, कि ये 4 इश्यूज हैं या 3 इश्यूज हैं या 2 इश्यूज हैं, ठीक है। उस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका आंसर बताना है। तो अगर आप पेटिशनर साइड से, तो आपने जाहिर है उनके फेवर में आंसर बताना है, और अगर आप डिफेंडेंट साइड में, तो आपने उनके फेवर में आंसर बताना है। तो लीगल रिसर्च करते हुए आपने जो जिन चीज़ों के थ्रू आंसर बताना है वो ये है कि फैक्ट्स तो आपके पास होंगे ऑलरेडी, लेकिन लॉस आपको रेलिवेंट ढूंढने पड़ेंगे, कि अगर आप पेटिशनर साइड से तो पेटिशनर के रेलिवेंट लॉस ढूंढें, अगर आप डिफेंडेंट या रिस्पॉन्डेंट साइड से तो उसके। तो लीगल रिसर्च ये है। तो मेरा अब आपसे एक सवाल है, जो हमारा ब्रेकआउट रूम फर्स्ट होगा, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाए। तो मेरा सवाल ये है कि हैव यू डन रिसर्च बिफोर, एंड इफ यस, व्हाट रिसर्च हैव यू डन? कभी किसी ने कोई रिसर्च किया, चाहे वो कोई रिसर्च पेपर किया लिखा हो, कोई आपने आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए रिसर्च की हो, किसी ने किया? एनीबडी? आपने किया? जी, तो आपने क्या किया था? सही। तो जी, बिल्कुल ऐसी रिसर्च होती है। मीन्स जरूरी नहीं है आप किसी सवाल का, अपने पेपर्स के लिए भी कोई सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे होते हैं इस तरह के, लेकिन यह रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक होती है, एक रिसर्च होता है, एक सर्च होता है। सर्च तो सिंपल होता है, आप किसी वर्ड की मीनिंग गूगल में निकाल रहे हैं, एक वर्ड की मीनिंग, तो सर्च है, जबकि रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिकल चीज होती है, ठीक है। तो या अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ लीगल रिसर्च की, कि लीगल रिसर्च के क्या मोड्स है। तो वो 2 हैं। एक तो लीगल, एक मैनुअल जो जनरली होती है, आप पेपर के थ्रू करते हैं विदाउट इंटरनेट, लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कमेंट्रीज बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो वो मैनुअल तरीका हो गया। और दूसरा मोड ऑफ लीगल रिसर्च है वो ऑनलाइन है, वर्चुअल है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन जब लीगल रिसर्च करते हैं, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही होता है ना। तो आप लोग प्लीज अपने फोन पे चेक करें, जो पीडीएफ है उसमें मैं कुछ वेबसाइट्स मैंने मेंशन की हैं, कि जब आप पाकिस्तानी लॉ पर रिसर्च करें तो क्या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन की पाकिस्तान लॉ साइट। यहाँ पर आपको तमाम पाकिस्तानी लॉज, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल या प्रोविंशियल लॉज है, सब फ्रीली एक्सेसिबल नहीं है, बल्कि इसका पेड वर्जन है, ठीक है, पाकिस्तान लॉ साइट का। एक मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी थोड़ी देर बाद में देखकर, उसका फ्रीली एक्सेसिबल भी है। उसके अलावा एक वेबसाइट है legalsearch.tk के नाम से, उसका फ्रीली एक्सेसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमल उसकी पेमेंट है। वो ये है कि 4000 पर ईयर उसका सब्सक्रिप्शन है, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो इवन अगर आप 4-5 दोस्त मिलकर भी ले लेते हैं 1000 मिलकर, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अलावा एक लीगल रिसर्च सेंटर पाकिस्तान, इनका भी ऑनलाइन डेटाबेस सारा मौजूद है, तमाम केस लॉज, स्टैट्यूज, लीगल आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। इस तरह पंजाब में सारे प्रोविंसेस की भी उनकी वेबसाइट्स बनी हुई है, जो पर्टिकुलर एक प्रोविंस का तमाम डेटाबेस आपको वहाँ मिल सकते हैं, पंजाब लॉ आउटसाइड के नाम से। उसके अलावा हाँ, पाकिस्तान लीगल डिसीजंस के नाम से एक वेबसाइट है www.pld.com। यहाँ पर तमाम आपको सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स का सारा डेटाबेस मिल जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, इनकी भी एक वेबसाइट है, जहाँ पर उनकी जो भी तमाम
असेंबली, उसका भी एक वेबसाइट बनी हुई है। इस तरीके से तमाम प्रोविंसेस की असेंबलीज की वेबसाइट्स बनी हुई है। अगर आपको वहाँ का डेटा चाहिए तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हम इंटरनेशनल सोर्सेज की बात करें तो यस, सबसे मेन एक वर्ल्ड आई के नाम से एक वेबसाइट है, worldii.org। यहाँ फ्रीली एक्सेसिबल आपको वर्ल्ड वाइड डेटा मिल सकता है। तमाम ममालिक के स्टेचूट्स हो गए, केस लॉज भी यहाँ मिलते हैं। इवन एक इंडियन कानून के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ भी तमाम आपको फ्रीली एक्सेसिबल लॉज मिल सकते हैं और केस लॉज वगैरह। हीन ऑनलाइन के नाम से ये फ्रीली नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक वाइड रेंज की आपको सारा लीगल मटेरियल मिल सकता है। लॉ जर्नल्स हो गए, टीटीसी हो गई, ये सब चीज़ें। इसी तरीके से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉ लाइब्रेरीज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपना एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया हुआ है। उनकी वेबसाइट है जहाँ पर उनकी तमाम आपको अराउंड द ग्लोब तमाम मटेरियल मिल सकता है। इस तरह तमाम जो डिक्शनरीज हैं, लीगल डेटाबेस, लीगल लाइब्रेरीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा अगर आप IHL पर काम कर रहे हैं, आपका किसी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर बेस्ड है, तो उनका भी ICRC वालों का एक मुकम्मल एक डेटाबेस मौजूद है इंटरनेट पे जो फ्रीली एक्सेसिबल है, वहाँ से आपको मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप UNO पे काम, UNO का किसी से रेलिवेंट है तो UNO के लीगल डेटाबेस की भी एक वेबसाइट है जहाँ आपको मिल सकता है। ICJ का हो गया, ICC का हो गया, इन सब की वेबसाइट्स मौजूद है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जब हम लीगल रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, लीगल रिसर्च में ये होता है ना कि आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लीगल मटेरियल इकट्ठे करते हैं, यही होता है। तो उनका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कुछ वेबसाइट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें, लीगल रिसर्च में सोर्सेज कितनी किस्म की होती हैं, तो वो 2 किस्म की होती है, एक प्राइमरी सोर्सेज और एक दूसरी सेकेंडरी सोर्सेज होती है। तो प्राइमरी सोर्सेज मेनली हम अगर एक कंट्री की बात करें तो वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके स्टैट्यूटरी लॉज हो गए, केस लॉज हो गए, यानी प्राइमरी सोर्सेज वो होती हैं जिनमें फोर्स ऑफ लॉ हो, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ हो। जबकि जो सेकेंडरी सोर्सेज होती है वो प्राइमरी सोर्स पर कमेंट्री होती है, उनमें सोर्स ऑफ लॉ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ना कि जैसे मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर किसी ने लंबा चौड़ा कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, होता है ना, राइट टू फेयर ट्रायल पे किसी ने आर्टिकल लिखा है, या आप कमेंट्रीज की बुक्स पढ़ते हैं तो वो जो कमेंट्रीज की बुक है या किसी ने अपना ओपिनियन देते हुए कोई आर्टिकल लिखा है तो वो क्या है, वो एक सेकेंडरी सोर्स है। जबकि प्राइमरी सोर्स कौन सी रही, वही वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, मेन प्रोविजन। इस तरीके का केस लॉ है, वो मेन प्रोविजन से वो प्राइमरी सोर्स है। जबकि अगर उस पर किसी ने अपना ओपिनियन दिया है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो वो क्या हो गया, वो एक आपकी सेकेंडरी सोर्स हो गई। जैसे हम अक्सर रिसर्च करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होता है, हमें पता तो होता है कि इस पर ये लॉ लग रहा है, जनरली वो तो हमें पता है कि ये तो प्राइमरी सोर्स ही मेन लॉ तो लगेगा। लेकिन आपने जब रिसर्च कर अपना मेमोरियल बनाते तो हमें और भी बहुत सी चीज़ें लिखनी होती है। कभी आप किसी का कोई आर्टिकल लिख देते हैं तो आप उसमें साइट कर देते हैं, किसी ने कोई पेपर लिखा है तो उसकी आप पॉइंट लिख के उसको साइट कर देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें फोर्स ऑफ लॉ तो नहीं होती ना, तो इसलिए उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, और प्राइमरी सोर्सेज तो मेन आ गए जिसमें फोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है क्या, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एवल्यूएशन पर, कि लेजिस्लेशन को हम किस तरीके से एवल्यूएट करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना। हाँ ठीक है, इनेक्टेड ओके, इनेक्टेड लॉज। तो इसमें सबसे पहले हम उसको इस तरीके से एवल्यूएट करते हैं बाय ज्यूरिसडिक्शन, कि अगर आपका मूड प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे तुबा से कि इनकी जो मूड प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू एक प्रोविंस है, बलोचिस्तान, ठीक है, तो प्रोविंशियल है। तो आपने जब भी मूड प्रॉब्लम आनी है आपकी, उसमें आपने देखना है कि जो लॉज लग रहे हैं या जो मैटर है वो किसी प्रोविंस से रिलेटेड है या फिर जो है वो जनरल है। तो जैसे इनकी अगर एक प्रोविंस से रिलेटेड है बलोचिस्तान से, तो ये लॉज देखेंगे कि वो इस ज्यूरिसडिक्शन के ही यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पर इनका एक इन्वायरमेंटल लॉ पर है, ठीक है, तो आपको बताएं इन्वायरमेंटल लॉ एक पाकिस्तान का भी है जो कि जनरल लॉ आ गया, उसमें स्पेशल लॉज कौन से आ गए, वो आगे एक टेरिटरी है, मतलब सिंध का इन्वायरमेंटल लॉ अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का अलग है। तो इनका जो मैटर है वो बलूचिस्तान का है, तो इसलिए हम इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पे किसका लगाएंगे, बलूचिस्तान वाला। तो आपने ये चीज नोट करनी है जब भी आप किसी लॉ को चूज करें। इसके बाद सेकंड है जनरल और स्पेशल लॉ। आपको पता है इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा, जनरल और स्पेशल लॉ जी। तो जनरल लॉ कौन से हो गए, जो जनरली सब जगह एप्लीकेबल है, जबकि स्पेशल लॉ वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं। जी जी जी, कौन सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक जनरल है कि पाकिस्तान पिनल कोड एक जनरली सब जगह एप्लीकेबल है,
CRPC सब जगह जनरली एप्लीकेबल। हाँ, इस तरीके से जो स्पेसिफिक, अब एंटी टेररिज्म का अगर कोई स्पेसिफिक है, नार्कोटिक्स का एक स्पेसिफिक है, तो ये कौन से ये स्पेशल, जबकि जनरल लॉज में CPC आ गया, CRPC आ गया, PCPC आ गया, तो आपने ये चीज़ भी नहीं करनी है। इसके बाद आपने जब भी रजिस्ट्रेशन है वो देखना है, आपने ये भी चेक करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं ये लॉ रिपील तो नहीं है, अमेंडमेंट तो नहीं आई कोई, तो आपने ये चीज़ भी एक नोट करनी है जब भी आपने लीगल रिसर्च करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स को आप कैसे एवेल्युएट करेंगे, तो व्हाट इज प्रेसिडेंट? बाइंडिंग हो जो लोअर कोर्ट्स पर केस लॉस, ठीक है, प्रेसिडेंट्स होते हैं केस लॉस। तो हम इसको यही जो आप ये वाली बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं। हाँ, एक अथॉरिटेटिव होता है, एक परसुएसिव होता है। किसी को भी फर्क पता है दोनों में? अथॉरिटेटिव और परसुएसिव प्रेसिडेंट्स में क्या डिफरेंस है? जी, ठीक है, आपके बताएं। मैं फाइनल का लेना स्टार्ट करना 7:30 बजे तक। जी बिल्कुल। तो जब आपको मूड प्रॉब्लम मिलती है, उसमें बताया जाता है कि ये कोर्ट जो है बिफोर सुप्रीम कोर्ट है या बिफोर हाई कोर्ट, ऐसा होता है ना, कि बताया जाता है कि ये जो आप केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपने कोशिश करनी कि मैं जो भी केस लॉस लगा रहा हूँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ही लगाएंगे। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे, जैसे मैं जब एडजुडिकेट करती हूँ तो ये सवाल करती हूँ कि आपने ये केस तो लगाया है, क्या हम बाइंडिंग है, हम केस को फॉलो करें लाजमी या नहीं, मतलब इसकी सोर्स क्या है, ये अथॉरिटेटिव है या परसुएसिव है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो उन पर बाइंडिंग है और कौन से नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अक्सर ये भी होता है, हम लोग अभी खुद भी ऐसा करते हैं कि जब कोई मूड प्रॉब्लम में हमें कहीं गैप मिलता है, कहीं कोई केस लॉ नहीं मिल रहा होता, तो हम इंटरनेशनल केस लॉज भी लगा देते हैं। मतलब कि हम आए हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हम इंडिया के किसी कानून को वहाँ लगा रहे हैं। जैसे हमारा एक कोर्ट हुआ था 2022 में, पंचायत नेशनल कोर्ट कॉम्पिटिशन, इट वॉज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ हमारे पास एक लीगल गैप था, वो था इंटरनेट एक्सेस का। तो मूड था ना वो इंटरनेट एक्सेस पर था कि वेदर इंटरनेट एक्सेस या राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट। तो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है ना कि इंटरनेट एक्सेस हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, और ना ही तो कभी कोई जजमेंट आई है इस हवाले से इंटरनेट एक्सेस हमारा एक फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन इंडिया में एक जजमेंट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो अब एजुकेशन वाले राइट में और ट्रेडिंग वाले राइट का एक हिस्सा है, तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारा प्रॉब्लम इस पर था, हमें कोई केस ही नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, हमने इंडिया की जो जजमेंट थी वो यहाँ पर लगाई, और हमसे मेन सवाल सबसे पहले यही किया था जज ने कि आप ये दूसरे मुल्क के कानून की जजमेंट लगा रहे हैं, दूसरे मुल्क की, तो आप हमारे पास क्या, हम बाइंडिंग है हम पर, हम इसे फॉलो करें लाजमी। तो हमने कहा नहीं, ये अथॉरिटेटिव नहीं, ये परसुएसिव है, आप पर है कि आप इसे अपने असिस्टेंस के लिए, फॉर द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, तो आप इस तरीके से हाँ बिल्कुल, इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। और ये आप पर है, मतलब आपकी डिस्कशन पर, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन आती थी जब भी परसुएसिव की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी एवेल्युएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को कि नंबर ऑफ जजेस कितने थे। आपको पता है जब किसी बेंच में जजेस की लिस्ट ज़्यादा होती है, जजेस की जो ज्यूरी है वो ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा एक उसकी क्या कहेंगे कि बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होती है। जब आप ना किसी को कोर्ट में वो पेश करते हैं केस, तो आप बताते हैं कि जो ये जजमेंट जब ये पास हुई थी तो इसमें 12 मेंबर्स की जुड़ी थी, तो क्या इसमें वेट ज़्यादा आता है, तो आपने ये भी चीज़ देखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि रोल उस जजमेंट का, उस केस लॉ का जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करने में कितना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी केस को पेश करते हैं तो आप बताते हैं जज को कि ये जो जजमेंट आई थी इससे जो बहुत जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक जजमेंट थी शहला सिया और स्वाब तक की थी, जिसमें इन्वायरमेंटल पर थी कि जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो पहले हमारे पास तो भाई राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट कोई फंडामेंटल राइट है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन इस जजमेंट में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो राइट टू
क्लीन इन्वायरमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये इससे क्या हुई, इस जजमेंट ने हमारे जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया, मतलब वहां पर एक गैप था, एक वैक्यूम था, कोई ऐसी फैसला आया जिसकी वजह से जूरिस्प्रूडेंस नहीं डेवलप हुई। तो आपने ये बात भी याद रखनी है, मतलब ये एक अच्छा इंपैक्ट देता है जब आप ये लिखते भी हैं, या फिर अगर आप चाहे इस बात को लिख नहीं रहे अपने मेमोरियल्स में, अगर आप ओरल प्रीडिक्स में भी जज को बताते तो ये अच्छा रहता है। इसके अलावा यस, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स उस केस को हेल्ड किया हुआ, साइड किया हुआ। आपने जजमेंट्स पढ़ी है कभी? जजमेंट में जज खुद भी बताता है कि ये केस लॉ साइड करते हैं, मतलब जजमेंट में भी साइड किए हुए होते हैं। हाँ, तो आप अगर कोई जजमेंट लगा रहे हैं तो आप जाहिर बात लिखते नहीं है मेमोरियल्स पे, लेकिन आप जब आंसरिंग कर रहे होते हैं क्वेश्चन की, या ऐसे ही आप जब ओरल प्रीडिंग्स के टाइम पे जज को क्या कहते हैं रेफर कर रहे होते हैं उस जजमेंट को, तो आप ये बात मेंशन कर सकते हैं कि इसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इस जजमेंट को बहुत दफा साइड किया। तो जब ऐसी बात होती है ना, तो ये भी एक आपकी बात जो आर्ग्यूमेंट जो है वेट रखता है। जी जरूरी नहीं है, अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे वजन रखेगी ये बात, अगर ऐसा कोई आपका इशू ऐसा है जहाँ कभी कोई पहले आपके पास केस लॉ नहीं था, ये बहुत रेयर आपको केस लॉ मिला है, या आपको लगता है कि ये बात मैं लिखूंगा तो मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो अच्छा रहेगा, तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ऐसे करते नहीं है जनरली, ज़्यादातर ये तब होता है जब आप ओरल में बताएं तो एक बात में वेट आता है आपका। नहीं, आप बता रहे हैं, बस यही होता है। हाँ, आप अगर आपका मेरे ख्याल में ये सवाल आप करना चाह रहे हैं जो आपने चीज़ लिखी नहीं मेमोरियल में और आप उस टाइम फिर हाँ, मतलब ये तो सब करते हैं कि जो भी जजमेंट वो बता रहे होते हैं, इवन आप ऐसी जजमेंट ना हो जो आपकी मेमोरियल में लिखी हुई भी है ना, जो भी आपने, वो भी अच्छा रहता है कि आपसे प्रिंट करवाएं और जज को साथ साथ जमा करवाएं। लेकिन बहुत रेयर है, अगर कभी ऐसा है आपके पास वो नहीं है प्रिंट और आपको अभी वो जहन में आ रही है तो आप करवा भी सकते हैं, अगर जज आपको उस पर इशू ना उठाए। अगर जज ने इशू उठाया तो वो तो है मसला, उन्होंने आपको इशू किया था इस पर। हाँ, ये बात तो है। तो आपको लाजमी जब भी आप अपनी जो भी आपने मटेरियल लिखा है, भी हम तो ये भी करते हैं क्योंकि सेक्शन भी लगाया है ना हमने, वो भी हम प्रिंट करवा लेते हैं अक्सर। कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि ताकि हम जब ओरल पीडीएफ में कोर्ट को उस बारे में बता रहे होंगे तो जो रिसर्चर वहाँ बैठा है वो सबमिट करा दीजिए। आप सबसे पहली मेन बात तो ये है कि आप किसी ग्रुप कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करें, और ये है कि अगर आपके लॉ स्कूल में कोई लॉ सोसाइटी है तो उनसे बात करें कि आपको पार्टिसिपेट करवाएं। उसके बाद आप कोचिंग कर लें किसी से, आपको फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, जाहिर है ऐसे ही खुद आप किसी को एज अ कोच इस बंदे को ना जो जिसका पहले एक्सपीरियंस हो, जो आपको साथ साथ सिखाए, तो इसी तरीके से आपको आएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका इशू, अगर ज़्यादातर वैसे ये भी होता है कि जो अपोजिंग टीम होती है ना, बस बात पे इशू उठा देती है, अगर वो नोट करें, ऐसे इतना खास होता नहीं है, कभी ही ऐसा होता है कि कोई नोट कर ले कि ये ऐसी बात करे जो मेमोरियल में नहीं लिखी। लेकिन एक केस तो आई डोंट थिंक सो कि इससे इतना बड़ा मसला, अगर आप कोई न्यू प्लीडिंग पूरी उठा के ले आते हैं जो आपने रिटन में लिखी नहीं थी, और बिल्कुल न्यू प्लीडिंग आप ओरल के टाइम ले रहे हैं, उस पर इशू होता है थोड़ा। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर आप लोग अपना फ़ोन देख लें जिसमें गूगल सर्च टिप्स हैं, तो वरना वैसे जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं ऑनलाइन डायरेक्ट बता देती हूँ गूगल पे करके। इसमें सबसे पहली जो गूगल सर्च ट्रिक है, गूगल को सब लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपको इफेक्टिव आपका डिज़ायर रिजल्ट सामने आ सकता है। उसमें सबसे पहली मैं एक ट्रिक आपसे शेयर करूँगी, वो ये है कोटेशन मार्क्स यूज़ करने की। कि जैसे आपको पता है, आप गूगल पर एक वर्ड भी कोई लिख रहे हैं या किसी भी आप रिसर्च करने लगे तो इतनी चीज़ें आ जाती हैं जो इररेलेवेंट भी होती हैं। तो कुछ गूगल की ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप जब यूज़ करेंगे तो आपका रेलेवेंट डेटा या डिज़ायर्ड डेटा भी आएगा। तो अगर आप मिसाल पे एक सिर्फ टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, लेकिन आप जब भी उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं तो उस पर इररेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप या तो फिर आप किसी एक फ्रेज है, आपको एक पोएम का एक
मार्क्स लगाएं शुरू में और लास्ट में उस सेंटेंस के या उस टॉपिक के, तो फिर क्या होता है, फिर गूगल ऐसा करता है जो सामने लेकर आता है रिजल्ट, वो वही लेकर आता है जिसको एग्जैक्ट लाइन नहीं चाहिए होती है। आप देखेंगे अगर मैं अभी होती तो मैं आपको दिखाती साथ गूगल में कि वो हाईलाइट नहीं कर लेता। आपने देखा होगा कभी कि जो आप टॉपिक लिखते हैं वो नीचे डार्क बोल्ड लेटर्स में आने लग जाता है। तो जब आप कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई फ्रेज लिखेंगे या कोई एक वर्ड भी लिख रहे हैं तो वो सेम जो वर्ड है ना वो वही वाली सामने वेबसाइट्स लेकर आएगा आपके पास जिसमें वो वर्ड यूज हो रहा होगा। आप देखेंगे बोल्ड होके वो आ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गूगल मुझे रेलेवेंट चीज़ें ना लेकर आए सामने। इसके बाद सेकंड जो ट्रिक है वो है माइनस। माइनस की ट्रिक ये है कि आप एक टॉपिक पर लिख रहे हैं लेकिन जब भी आप उस टॉपिक को सर्च करते हैं तो सेम चीज़ें आ रही हैं। आप चाह रहे हैं मैं किसी और चीज़ के बारे में लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की कॉपीराइट लॉ पर। आप कॉपीराइट पर रिसर्च करना चाहते हैं, गूगल पर डायरेक्ट कॉपीराइट जब भी लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बात सामने जो लेकर आ रहा है मटीरियल इन्फ्रिंजमेंट का लेकर आ रहा है कि कॉपीराइट को जब इन्फ्रिंज किया जाता है। तो आप चाहते हैं मैंने इनफ जो है वो लिख लिया इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, कॉपीराइट के बारे में दूसरी मालूमात देना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉपीराइट वर्ड लिखेंगे, स्पेस माइनस, उसके बाद स्पेस लिख, फिर जो वर्ड आप चाहते हैं कि निकाल दें इसके सामने ये वाला जो है मटीरियल गूगल सामने ना लेकर उसी का वर्ड लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कॉपीराइट के बारे में रिसर्च करना चाह रही हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ इन्फ्रिंजमेंट वर्ड सामने लेकर ना है, मतलब ऐसा मटीरियल सामने लाए जिसमें वर्ड इन्फ्रिंजमेंट यूज हो रहा है। तो क्या होगा, आप माइनस लगा सकते हैं, कॉपीराइट स्पेस माइनस इन्फ्रिंजमेंट। तो फिर इससे क्या होगा, जो भी मेरे पास तमाम सामने रिजल्ट आएगा गूगल का सर्च करने के बाद, आप उसमें चेक करेंगे कि जब वहाँ बोल्ड करके लिखा होता है ना तो वहाँ लिखा होगा कॉपीराइट और माइनस वो वर्ड जो मैंने लिखा। तो इस तरीके से भी आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। इसके बाद है साइट रिसर्च। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखना है डॉन न्यूज़पेपर ने आज तक रिफ्यूजीज के बारे में क्या बात की है। आप जब गूगल में रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान लिखते हैं या रिफ्यूजीज लिखते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती है ना, जाहिर सिर्फ डॉन वालों का आर्टिकल थोड़ी आएगा, पता नहीं कितनी कितनी वेबसाइट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ रिफ्यूजीज के बारे में आज तक डॉन न्यूज़पेपर वालों ने क्या लिखा, अब डॉन की मैं एक मिसाल देती हूँ, आप किसी भी वेबसाइट के बारे में आप देखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है कि साइट कॉलन्स आप जो है वो लगा देंगे टॉपिक जिसपे आप जिसकी वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे रिफ्यूजीज लिखा मैंने, स्पेस कॉलन्स और वो वेबसाइट don.com। मैं जब ये लिखूंगी तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो रिफ्यूजीज के बारे में जो सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर ने जितनी बात की है ना सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट्स होंगी, मतलब दूसरों की वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी। अकॉर्डिंग लॉ की आ गई, कोई न्यूज चैनल की आ गई, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ डॉन ने आज तक रिफ्यूजीज के बारे में जितनी बात की सिर्फ उन्हीं का ही गूगल मुझे रिजल्ट देगा। ये है। इसी तरीके से सेम एक है कि अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर मुल्क की वेबसाइट देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड मटीरियल आए ना वो सिर्फ पाकिस्तान का है या वो सिर्फ यूएसए में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, यूएसए में जितना भी मटीरियल है सिर्फ वो आए। तो उसका भी तरीकेकार यही है। आप देखिए आपके में मेंशन है कि आप लिखेंगे साइट कॉलन और उस कंट्री का कोड लिख देंगे। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की वेबसाइट चाहती हूँ कि गूगल मेरे सामने लेकर आए तो पीके साइट कॉलन पीके और इसमें कोटेशन मार्क्स लगा के वो टॉपिक जिस टॉपिक को मैं चाहती हूँ सामने आए। तो इसमें क्या होगा, तो जो भी वेबसाइट्स मेरे गूगल सामने लेकर आएगा रिजल्ट में वो सिर्फ पाकिस्तान की होगी। इस तरह से आप यूएस लिख सकते हैं, यूके लिख सकते हैं और तमाम जो भी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके जो कोड्स हैं वो, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में आप लोगों से ट्रिक शेयर करना चाहूंगी वो है और जैसे होता है ना और जिसको हम कहते हैं या ये आपने इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा होगा कि जो सेम मीनिंग होती है ज्यादातर, आप एक तरह से सिनोनियम मेंशन करें। तो अब इसमें मैंने एक मिसाल इसमें मेंशन की है ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज। आप रिसर्च जो कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सिनोनियम ही एक तरीके से। तो आप ये कर सकते हैं कि गूगल पे जब आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज लिख रहे हैं तो वो जो सारा मटीरियल सामने लेकर आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है सिर्फ, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरे पास वो भी सामने आर्टिकल्स या पीडीएफ या वेबसाइट्स आ जाए जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई है। तो आप ये कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज और लेकिन वो कैपिटल में हो हमेशा, और जो है कैपिटल लिखे दूसरा टॉपिक लिखते हैं। इससे क्या होगा, गूगल जो सामने आपका सारे रिजल्ट लेकर आएगा ना वो तमाम आर्टिकल्स वेबसाइट्स वो लेकर आएगा जिसमें वो दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी और क्लाइमेट चेंज भी। आप ये चेक कीजिएगा, जब मेरी पीडीएफ आपके पास ही है चेक कीजिएगा ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लीगल रिसर्च पर लास्ट और मेन बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव तरीके से लीगल रिसर्च कैसे की जाती है। तो
हमने जैसे देखा लीगल रिसर्च हम करते ही तब हैं, या सिर्फ लीगल वर्ड को हटा दें, रिसर्च की जरूरत तब आती है जब कोई प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अब वो प्रॉब्लम्स कभी आ सकती है या तो कभी उस टॉपिक पर रिसर्च हुई नहीं आज तक। ऐसा अक्सर आप टॉपिक देखे होंगे ना जिसपे आज तक कोई काम आपको मटेरियल मिलेगा ही नहीं, तो तब जरूरत पड़ती है रिसर्च करने की, या तो पहले था लेकिन अब वो यूज में नहीं है, तो आप उसमें क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, तो वो रिसर्च की अगर बात करें बहुत डिटेल में जाती है कि आप कौन सी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या आ गई यहाँ पर, आप एक में अच्छा तरीका एक लीगल रिसर्च करने का मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपका लीगल प्रॉब्लम लीगल क्वेश्चन एट हैंड है उसका आप स्कोप चेक करें अच्छी तरह। स्कोप से मतलब भाई आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, आप ये सबसे पहले चेक करना उसमें जुरिसडिक्शन क्या है। जो मेरा ये इशू है प्रॉब्लम का वो पाकिस्तान से रिलेटेड आ रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन पर है। इस तरीके से आपने मतलब उसे एनालाइज करना है कि उसका स्कोप कहाँ तक है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ना है। अब मैं सेकेंडरी सोर्सेज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आपके पास एक प्रॉब्लम एट हैंड होती है वो तो आपको पता होता है कि इस पे लॉस कौन से लग रहे हैं। प्राइमरी जो हमने बात की ना जिनमें फोर्स ऑफ लॉ होती है कि आपको एक इशू है, आपको पता है इसमें आर्टिकल 10A लग रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिंपली आपको इशू पढ़ते के साथ ही पता चल रहा है। इस तरीके से आपको अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है तो पता चल जाएगा कि यार इसमें तो इन्वायरमेंटल लॉज ही लगेंगे, तो प्राइमरी लॉस आपको पता है। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम एट हैंड है उस पर सेकेंडरी सोर्सेज को पहले पढ़ना है, यानी कि किसी ने अगर उस पर कोई आर्टिकल लिखा है, कोई अपना ओपिनियन दिया है तो वो पढ़े। इससे क्या होगा, आपको अपने टॉपिक की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप किसी और का आर्टिकल पढ़े हुए, क्या पता किसी ने कोई क्रिटिकल आर्टिकल लिखा हो तो आपको पता चले कि इसमें ये एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम एट हैंड है उसमें जो इश्यूज हैं उनको पहली बात आप स्कोप चेक करें, उसके बाद उनकी सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ें, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपकी जो प्राइमरी सोर्सेज है आप उनको एनालाइज करें, उसको स्टडी करें कौन कौन से प्रोविजन है जो एप्लीकेबल है मेरे इशू पे, कौन से नहीं है। उसके बाद आप ये करें कि उस पॉइंट पर जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या डेवलप हुई है। अब जब जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है तो हम ज़्यादातर केस लॉ से जाते हैं, क्या इस इशू पर पहले किसी ने कोई केस हुआ है सेम नेचर का हो या डिफरेंट नेचर का भी हो लेकिन इशू मिलता जुलता हो तो। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप अगर लेजिस्लेटिव डिबेट से स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस होती है, प्रेम्बल होता है, उस पर जाके देख सकते हैं। अब लेजिस्लेटिव डिबेट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, जिसमें भी एक शेयर कर रही थी आपसे कि हर असेंबली के कमीशन असेंबली की वेबसाइट है। इस तरीके से अगर कोई नेशनल लॉ है तो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर उनकी सारी डिबेट्स वगैरह मौजूद होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही मौजूद होता है कि एक्ट बनाने का क्या मकसद है। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की आपको मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी लॉ पढ़ने लगते हैं, कोई स्टैट्यूटरी एक्ट पढ़े तो हम जाकर पढ़ते हैं क्यों बनाया है, ताकि इससे क्या होता है एक इंटेंशन पता चलती है कि लेजिस्लेटर की इंटेंट क्या थी इस प्रोविजन को। इसके बाद आपने ये बात हाँ बिल्कुल जरूरी याद रखनी है कि जो भी आप केस लॉ लगा रहे हैं, अब पता है केस लॉ के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जो अथॉरिटेटिव होता है वही वाला रेशो डेसिडेंट, ठीक है, और एक ऑर्बिटर डिक्टा। किसी को फर्क पता है दोनों आप सब? रेशो डेसिडेंट और ऑर्बिटर डिक्टा में क्या फर्क है? ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी लेजिस्लेशन के, नहीं पता? तो रेशो डेसिडेंट वो होता है जो मेन जजमेंट होती है, जिसमें कोर्ट ने लॉज और इश्यूज पर जो मेन जजमेंट दिए, फैसला दिए, वो रेशो डेसिडेंट जो कि हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव होता है। जबकि जो ऑर्बिटर डिक्टा होता है वो ज्यादातर जज का अपना ओपिनियन होता है। अब जाहिर ओपिनियन हम पे बाइंडिंग नहीं है, तो इसीलिए जब भी आप किसी प्रेसिडेंट को लगा रहे हैं आप यही देखें कि मैं जो बात इसमें मेंशन कर रहा हूँ वो बाइंडिंग भी है या नहीं, रेशो डेसिडेंट है या फिर जज ने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है जो कि लॉ या फैक्ट से रिलेटेड है, सिर्फ उसका अपना ओपिनियन। ठीक है जी। इसके बाद आप लास्ट और मेन जो है वो ये नोट करें कि अगर कोर्ट ने कभी कोई स्टैंडर्ड दिया, थ्रेशोल्ड दिया हो, कुछ पॉइंट्स दिए हों, वो देखें। जैसे मिसाल के तौर पे कोर्ट ने कभी कहा हो कि डिफेमेशन जो है कोई जजमेंट मतलब पास हुई हो, आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेमेशन तब मानी जाएगी जब इसमें 4 इंग्रीडिएंट्स होंगे। ऐसा होता है ना, कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं, कुछ इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो आप ये चेक करें। जैसे मिसाल के तौर पर कोर्ट ने कभी कहा कि डिफेमेशन तब मानी जाएगी जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो या पब्लिकली ऐसे हो, या दूसरी बात ये है कि जब वो बात झूठी हो, सच्ची ना हो। सच्ची जब बात होती है वो डिफेमेशन होती नहीं है, गलत हो मतलब आपके खिलाफ। तो मतलब अगर इस तरीके का उन्होंने कोई थ्रेशोल्ड दिया है इस केस में, ये बस डिफेमेशन की मैं मिसाल दे दी, तो आपने ये लाजमी इसको नोट करना है, इसका एक अच्छा जो है वो पॉइंट करना है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई लीगल रिसर्च की। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा।
देखा होगा अगर हम मेमोरियल राइटिंग करें कि व्हाट इज मेमोरियल, तो मेमोरियल क्या है, एक रिटन सब्मिशन है। जैसे मैंने बताया ना, एक मोक कॉम्पिटिशन में दो होता है, एक रिटन पार्ट होता है मतलब रिटन रीडिंग्स और एक ओरल रीडिंग्स होती है। तो रिटन रीडिंग्स का काम एक बहुत मेन है और ओरल का भी ऑब्वियसली मेन है कि आपने जो कुछ देखा है वो आपने पेश करना है ओरली। तो रिटन रीडिंग्स में ये होता है कि आपके तमाम वेल स्ट्रक्चर्ड लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इश्यूज होते हैं जिसमें आप सेपरेटली उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मेमोरियल का मेमोरेंडम भी कहते हैं। तो मेमोरियल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले टाइटल पेज होता है जिसमें बताया होता है कि किस कोर्ट के सामने है, पार्टीज का नेम होता है और आप पेटिशनर साइड से अगर कर रहे हैं तो मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर और इस तरीके की बातें होती हैं अगर डिफेंडेंट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है एक मेमोरियल का, वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें आप बताते हैं कि भाई पहले ये होगा फिर उसके बाद ये होगा, साथ साथ पेजेस ही मेंशन करते हैं कौन से पेज पर। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। अच्छा, ये जो तमाम स्ट्रक्चर है ना, ये आपको पता है जब भी कोई मूड प्रॉब्लम आती है कोर्ट में उसके रूल्स भी होते हैं। ठीक है, एक मूड प्रॉब्लम होती है और वो रूल्स भी देते हैं, कॉम्पिटिशन के रूल्स कहते हैं, रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन। उसमें वो ये भी रूल्स देते हैं कि मेमोरियल के क्या रूल्स होंगे, उसमें आपको वो ओरल रीडिंग्स के भी रूल्स दे देते हैं। तो मेमोरियल में वो बता देते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में से कितनी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो नहीं होती भाई, निकाल देते हैं कि आपने अपने मेमोरियल में लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, या वो कभी ये भी कह देते हैं कि इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज देने की जरूरत नहीं है। तो ये आप सबसे पहले जब भी आप किसी मूड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहली फुर्सत में आपसे रूल्स पढ़ने हैं उसके, ताकि आपका मेमोरियल उनको फॉलो करें, तो फिर ही आपको जो है वो कभी बेस्ट मेमोरियल का अवार्ड मिल सकता है। तो यस, हम इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज की बात करें, सबसे पहले टाइटल पेज, सेकेंडली टेबल ऑफ कंटेंट्स, तीसरा जो है इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज होती है, यानी कि आपने पूरे मेमोरियल में जो भी लॉज लगाए हैं, केस लॉज आ गए या स्टैट्यूटरी लॉज आ गए, कोई आर्टिकल है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी लगाई हो आपने सब मेंशन करनी होती है। इसके बाद लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आती है, जिसमें अगर आपने कोई एप्लीकेशन वाला वर्ड यूज़ किया तो आप यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म बता देते हैं। जैसे आपने अगर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को SCP लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को COP कहीं मेंशन किया पूरे मेमोरियल में, तो वहाँ पर आप फुल फॉर्म उसकी बता देते हैं। इस तरीके से इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि इस केस को डील करने की ज्यूरिसडिक्शन है इस कोर्ट की, उसमें आप बताते हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बिफोर हैं और यू आर अंडर 1 आर्टिकल 84 और 184 क्लॉज 3, तो आपने वो मेंशन करना होता है कि हम इस कोर्ट के बिफोर जो आए हैं वो इस आर्टिकल में आपके पास पावर है कि आप इस केस को सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आती है वो स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज आती है, जो आपके 3, 4, 2 कितने भी इश्यूज हैं उनके इश्यूज हैं क्या, वो सेम टू सेम ज़्यादातर मेंशन वहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद समरी ऑफ प्लीडिंग्स होती है कि जो आपके चारों इश्यूज हैं उनकी आप समरी में बता देते हैं, छोटा एक पैराग्राफ होता है। और उसके बाद मेन चीज़ शुरू होती है, वो है प्लीडिंग्स आर्ग्यूमेंट्स, जो डिटेल्ड होते हैं, एक एक इश्यू को आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखते हैं। और लास्टली है प्रेयर, वो तो मस्ट है ना कि आप कोर्ट को क्या कह रहे हैं कि करना क्या है, ये इशू था, ये हमने इसका हल बता दिया, अब आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है, तो आप बता रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरियल राइटिंग स्ट्रेटजी की, कि मेमोरियल राइटिंग अब आपने मेमोरियल स्टार्ट करना है। सबसे मेन काम हमने क्या किया, मेमोरियल अभी हम स्टार्ट नहीं करते, मूड प्रॉब्लम आती है, उसको पढ़ते हैं, रूल्स को पढ़ा, फिर मेमोरियल आपको ये करना चाहिए, मूड प्रॉब्लम को कोई 5-6 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपको नई चीज़ कोई ना कोई पता चलेगी। ठीक है, और आपको पता है इधर आपने दोनों तरफ से देखना होता है, लेवल गेम चल रहा होता है, अपने ही खिलाफ भी बातें सोचनी होती। बेस्ट बंदा वही होता है, बेस्ट एडवोकेट भी वही होता है, मेमोरियल की भी उससे ही मिलता है जो दोनों साइड से सोच रहा होता है। एडवोकेट तो मैं ये कहूँगी बेस्ट वही होता है जिसे पता हो कि अगर मैं उसके शू में आऊँ तो मुझसे क्या सवाल हो सकते हैं। अगर आपको फोर्स ही करने आते हैं और उनका आंसर आप पहले से ढूंढना है तो आप बेस्ट हैं कोर्ट्स में। ठीक है, तो क्या बात हुई कि भाई आपने रिसर्च की, क्योंकि आपको पता है आपने मेमोरियल्स दोनों तरफ से बनाने, तो आपने ब्रेनस्टॉर्म करें पहले रिसर्च को, पहले उन सबको एक जगह रख लें, एक जगह आपने वर्ड फाइल बना दी जिसमें तमाम जो आपकी रेलिवेंट चीज़ें थी वो आपने उधर लिख ली, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, क्योंकि जाहिर है आप जब रिसर्च करें कुछ रेलिवेंट चीज़ें भी आएंगी, फिर उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्म करें कि इसमें कौन से रेलिवेंट हैं और कौन से इशू से रेलिवेंट कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद आप स्ट्रक्चर करें आर्ग्यूमेंट्स को, स्ट्रक्चर इस तरीके से कि आपने लिखना भी ऐसे होता है और पेश जब आप ओरल में भी ऐसे ही करें तो अच्छा लगता है कि इशू ये था, ठीक है, वेदर दिस ये इशू था, और मेरी इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है या मेरी सबमिशन से वो 3 है या 4 है जितनी भी आपने लिखी है। तो अच्छा तरीका ये होता है कि आपने इशू लिखा पहले, इशू क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं बात करती हूँ, हमारा एक इशू था कि वेदर यूएफ एक NGO थी,
whether UF has local standard before this court or not, ये हमारा इशू था कि एक NGO थी जिसने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सवाल ये था कि क्या उसकी स्टैंडिंग बनती भी है यहाँ पे या नहीं, क्या उसके पास लोकल स्टैंडर्ड है या नहीं, ये इशू था। तो whether UF has local standard before the Supreme Court of Pakistan not, ये इशू है। तो मैंने इसमें सबमिशन दे दी है, उसमें मैंने कहा कि यस UF has local standard before this court because firstly पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब होती है तो उसमें लोकल स्टैंडर्ड की बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली इवन आप ये समझते हैं कि लोकल स्टैंडर्ड इसके पास नहीं है तो भी आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के अंदर जिसके अंदर हमने पिटिशन फाइल की उसमें 2 रिक्वायरमेंट्स है कि जो मैटर है वो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो और वो जो मैटर है वो रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, रिलेटेड टू पब्लिक, मतलब कि जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में मसला लेकर जाते हैं अगर हाई कोर्ट में आप पिटिशन फाइल करते हैं तो उसमें 2 ही मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रही हो, ठीक है वो हो रही है, हम यहाँ पे बात करें यस वो हो रही है। सेकेंडली जो मैटर है वो रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब राइट एक बंदे का वॉयलेट अगर हो रहा है तो उससे क्या बहुत ज्यादा पब्लिक जो है वो अफेक्ट आएगी। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि उसको एक स्ट्रक्चर कैसे देंगे, आपने एक इशू लिखना है पहले कि वेदर, जैसे भी मैं साल दे रही हूँ वेदर UF हैज लोकल स्टैंडर्ड और नॉट, उसके बाद आप जो है वो अपने बता देते हैं कि यस उसके पास है बिकॉज फर्स्टली ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकल स्टैंडर्ड की बात नहीं होती है और उसमें आप फिर जाहिर है जब रिसर्च की होगी आपको तो पता चलेगा कि बहुत जगह कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकल स्टैंडर्ड की डिस्पेंस हो जाता है। सेकेंडली ये जो पिटिशन है वो अंडर आर्टिकल 184 क्लॉज 3 है और इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल करते हैं और वो हमने बात कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड वे हो गया, तो आपने एक एक को फिर आपने डिटेल में बताना है। इसके बाद यही एक स्ट्रेटेजी है कि आप जब भी कोई भी वो लगा रहे हैं, कोई प्रोविजन लगा रहे हैं तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना करें, कभी भी उसे आप रिफ्रेश करें और रिफ्रेश करने के बाद उसे साइट कर दें, साइटेशन लाजमी दें फुटनोट्स में। और लास्टली यही मेन स्ट्रेटेजी है कि आप रूल्स को फॉलो करें जो उन्होंने अगर कॉम्पिटिशन के रूल्स दिए हुए तो उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट एक मेन बात करेंगे जो हमारी लास्ट होगी वो है आयरेक मेथड की। क्या आप लोगों को किसी को पता है व्हाट इज आयरेक मेथड? IRAC, आयरेक मेथड के बारे में आप जानते हैं? IRAC, इसको आप हमें यहाँ पर थोड़ी सी जी, तो जरूरी नहीं है मैं आपको सिर्फ मेमोरियल की बात करूँ, किसी क्वेश्चन का भी आप आंसर करें तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बहुत फायदा होता है। वो ये है IRAC, I मीन्स इशू, R मीन्स A मीन्स एप्लीकेशन, C मीन्स कंक्लूजन। तो ये भी ना अपने पेपर्स में क्वेश्चन के आंसर करते भी ये मेथड यूज करें तो ये बेस्ट है। इशू क्या है, ठीक है, उस पर रूल, I मीन्स इशू, R मीन्स रूल, रूल मतलब लॉ क्या कहता है, A मीन्स जो उस पर एप्लीकेशन कैसी हो रही है, जो फैक्ट्स है उसकी, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी है, फिर C हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें प्लीज PDF में देखें, मैंने एक एग्जाम्पल दी है आयरेक मेथड को यूज करने की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इशू ये है, इशू जो है वो मैंने रेड से हाईलाइट किया, रेड कलर से, उसके बाद जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो रूल है, लॉ है, उसके बाद जो ब्लैक से हाईलाइटेड है वो एप्लीकेबिलिटी है कि इस लॉ की इन इश्यूज पर किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी हो रही है, मतलब फैक्ट्स पे। किसी जो मतलब कंक्लूजन है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया। आप सबके पास ओपिनियन, ठीक है। तो इशू ये है कि वेदर द कंपनी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट जॉन बेस्ड ऑन हिज एज। तो फैक्ट्स इस केस के ऐसे हैं कि एक जॉन है और एक और बंदा है, 2-3 और बंदे हैं, उन्होंने एक जॉब में अप्लाई किया और इवन जॉन की जो है वो क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा अच्छी थी, सबकी सेम थी, चलें ये कंसीडर कर लें, सब सेम थे, लेकिन फिर भी जॉन को नहीं रखा गया। तो हम इसमें देखेंगे कि लॉ इसका जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं आगे जाके। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जॉन को डिस्क्रिमिनेशन दी है, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हुई है बेस्ड ऑन हिज एज या नहीं, उसकी एज पर। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है, अब ये होता है जनरली कि आप जब भी कोई इशू होता है उसमें अगर कोई मेन ऐसा वर्ड यूज हुआ ना तो उसकी आप मीनिंग भी लिख देते हैं। अब वो मीनिंग आप किसी अच्छी डिक्शनरी में यूज करें, और ये भी याद रखें कि ये भी अक्सर सवाल होता है, क्योंकि मुझसे भी सवाल होता है, मुझे याद आ जाता है बार बार कि हमने एक वर्ड की परपिटेटर एक वर्ड है तो उसकी मीनिंग हमने ब्लैक लॉ डिक्शनरी के लिए देखी, परपिटेटर इज द पर्सन हु दिस 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 दिस, उसकी ये सारी कि वो इंस्टिगेट भी करता है, एड भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो जज ने सवाल किया कि आप डेफिनेशन जो आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी के लगा रहे हैं ये हम पे बाइंडिंग में है नहीं,
तो आपको पता होना चाहिए कोई भी डिक्शनरी ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी सोर्स पे आती है, तो ये बाइंडिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर भी बात थी इशू में डिस्क्रिमिनेशन की, तो हमने चाहा कि हम पहले डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर दें कि ये है क्या। तो आप सबसे पहले लॉ क्या बताएंगे इसमें, आपने किसी की डेफिनेशन लिख दी, जैसे यहाँ पर है कि डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड अनफेवरेबली और डिसएडवांटेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मेंशन करके आपने उधर उससे साइट कर दिया कि आपने ये डेफिनेशन ली कहाँ से, ठीक है। तो ये लॉ हो गया पहला। दूसरा ये, अब हम एक एक्ट है यहाँ पर एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उसका बता दिया कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, रूल हमारा। आई क्या था ग्रीन से इशू, ये रूल हो गया। जो लॉ क्या कहता है, अब हमने बात की एप्लीकेबिलिटी के फैक्ट्स ऑफ द केस पर ये कैसे जा रहा है। तो फैक्ट्स इसमें जो बताए हुए ना सारे वो ये है कि उससे एज पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। इवन जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के वो भी ये कहते हैं कि जो पहले भी एम्प्लॉयर ने ऐसी हरकतें की हैं कि एज की बेस पर उसने डिस्क्रिमिनेट किया है पहले भी लोगों को। तो ये सब फैक्ट्स हो गए। उसके बाद हमने कंक्लूड ये किया कि बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स हम ये मानते हैं कि इसको जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया। तो ये था आयरक मेथड। अजान मेरे ख्याल में हो रही है, हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई सवाल होंगे तो मेरे ख्याल में वो ओरल प्रीडिंग्स वाले के बाद ले लेंगे, लेकिन और अजान